Hello everyone, I welcome all of you on the platform of Course Edu Infomaths. So here I come again with another lecture for the capacity of the parties. Yes students, we are doing with the consideration. चलिए आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. हम लोग कंसिडरेशन के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गया छोटी सी. दिस इज लेक्चर 6th, नॉट द 5th. दिस इज लेक्चर 6th लेक्चर है ये हमारा. ठीक है जी, चलिए हम लोग कंसिडरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो हमारा थर्ड असेंशियल हम लोग कह सकते हैं अंडर सेक्शन 10 के अंदर हम लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हम लोगों ने रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कंसिडरेशन को गवर्न करते हैं एंड द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स विच वी कैन मेक विदाउट द कंसिडरेशंस वी हैव स्टडीड. सेक्शन 25 के अंदर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जिसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफेक्टली वैलिड. तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है जी, क्लियर है आप सबको ये वाली चीजें. अब आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कि कौन सी कैपेसिटीज होनी चाहिए पार्टीज के अंदर जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. ठीक है जी, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर की तरफ चलते हैं. देखिए कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में क्या है, 3 चीजें दी गई हैं. वो कहता है कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप उसके अंदर कैसे कर सकते हो, जब आप मेजर होगे. मेजर का मतलब है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. या फिर आप एक ऐसे पर्सन होने चाहिए कि जिसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका दिमाग साउंड माइंड का होना चाहिए. साउंड माइंड के पर्सन यानी कि आपको इतना होश होना चाहिए कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपके हक में है या फिर आपके अगेंस्ट जा रहा है. यानी कि अगर आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपका भला या बुरा आप अच्छे से समझ सके, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, वैलिड मानेंगे. ठीक है जी, क्लियर है. तीसरा वो कहता है कि आप कोई भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए. यानी कि अगर मान लीजिए, देखिए एक वर्ड मैं बोलूंगी यहाँ पे, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, जिसका दिवालिया निकल चुका होता है एंड ही इज अनएबल टू पे हिज डेट्स, जो कि अपने डेट्स को पूरा नहीं कर पाता है, उसे गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, इंसॉल्वेंट अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट. तो वो कहता है इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर कहा गया है कि अगर हम किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो वो पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो इसीलिए सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे लॉ के अंडर अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. ये मैंने आपको मोटा मोटा तीनों के बारे में बता दिया है. आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर का एग्रीमेंट, कि माइनर का क्या रोल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर माइनर के साथ हम लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर किसी भी तरह से कुछ भी, अगर हमने माइनर के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन की है, पार्टनर बनाया है, एनीथिंग, तो वो हम सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, देखिए वन ऑफ द एसेंशियल इंपॉर्टेंट एसेंशियल है ये कि जहां पे आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी होनी चाहिए टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट. आप एक मेजर, साउंड माइंड और शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ. ठीक है जी,
उसके बाद आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सेक्शन 11 की मैं आपको बेयर लैंग्वेज पढ़ के बताती हूँ। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, जो कि मेजर है यानी कि जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट, एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड का है, एंड विच इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो ऐसा कोई भी लॉ जिसके अंदर उसको मना कर दिया गया है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो उस केस के अंदर द पर्सन कैन नॉट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। तो अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको दूसरे लॉ के अंदर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ये एक फिर से मैंने एक चार्ट बनाया। जो पहले वाला चार्ट था वो मेरा नेगेटिव चार्ट था, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ट है, जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए आप एक मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ। तो किसी भी अदर लॉ से आप डिस्क्वालिफाई नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद मेरे पास आता है रूल्स रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे कि अगर हम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कुछ है। देखिए उसके पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहूंगी जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। उसके लिए मुझे खाली पेज चाहिए, उसके लिए हाँ जी, देखिए मैं आपको एक केस के बारे में बताती हूँ। एक केस आया था। मेरी सबसे पहले तो बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कभी भी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वॉइड होगा। दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि माइनर के साथ किया गया हर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि देयर इज नो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। लॉ ने एक्सप्रेसली मना किया हुआ है कि आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। किसी भी केस के अंदर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर करा सकते। ठीक है जी। दूसरी बात, एक मेरे पास केस आया था, क्या नाम था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है जी। इस केस के अंदर क्या हुआ था, मैं आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बताती हूँ। ये एक पर्सन था ए, ये माइनर था। ये अपनी प्रॉपर्टी ले गया बी के पास और उसने इसको कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दो और मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ लोन चाहिए। तो बी ने उससे पूछा क्या तुम 18 साल के हो? बी ने कहा हाँ मैं 18 साल का हूं। ए ने उसको ये रिप्रेजेंट किया, यस आई एम 18 years old। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे उसने उसको झूठ बोला कि मैं 18 साल का हूं, लेकिन बी के मालिक को पता था कि ये 18 साल का नहीं है। तो बी ने सी से जाके पूछा कि मालिक मैं इसे पैसे दे दूं, ये बोल रहे कि 18 साल का, लेकिन ये 18 साल का लग नहीं रहा है। सी ने बोला हाँ हाँ दे दो, कोई बात नहीं, 18 साल का ही है। तो बी ने उसको पैसे दे दिए और उसकी प्रॉपर्टी ले ली। अब क्या हुआ, ए की जो मदर थी वो चली गई साहूकार के पास। भैया मेरा लड़का तो माइनर है, मेरा लड़का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, तो आप हमें हमारी जमीन वापस दे दो, क्योंकि हम तो अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकते, मेरा बेटा तो अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ माइनर, वो तो एक माइनर है। तो अब यहाँ पे बी कहता मेरे पैसे दे दो, मैं आपकी जमीन वापस कर दूंगा। मदर बोलती पैसे किस बात के, नहीं वो तो माइनर था, उसको तो कुछ पता नहीं था। तो अब ये मैटर चला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे बी जो है वो ए से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ये तो एक वॉइड एग्रीमेंट है। बी को ए की जमीन तो वापस करनी पड़ेगी, वॉइड एग्रीमेंट है ये तो एक, आप इसको वैलिड तो करा ही नहीं सकते, ना ही आप इसके अंदर ए को कोई भी चीज वापस लौटाने के लिए बोल सकते हो।
ठीक है। तो इसके अंदर एक ये डिसीजन आया, लैंडमार्क जजमेंट थी ये, कि अगर आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हम माइनर को उस केस के अंदर लाइबल नहीं करेंगे, एंड अगर आपने उसको कुछ दिया है तो वो भी आप वापस नहीं ले सकते। अब ये कहता सर मेरा तो नुकसान हो गया, मेरी क्या गलती थी इसके अंदर। तो इसके बाद एक और केस आया, वन मोर केस केम, एक और केस आया उसके बाद, खान गुल वर्सेस लखा सिंह, खान गुल वर्सेस लखा सिंह, ये एक और केस आया। इसके अंदर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि देखो, अब मान लो ऐसे तो हर कोई भी माइनर पर्सन मेजर के पास जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और इसके बाद नुकसान किसका होगा, मेजर का। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगा रहे हैं, थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगा रहे हैं, कि जहां पे अगर आपने कोई भी सामान आपस में लिया हुआ है तो आप उसे वापस करोगे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड है तो, क्योंकि ऑब्वियसली माइनर से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको ये सारा का सारा सामान वापस करना पड़ेगा और इसके अंदर कोई भी आपकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्रिएट नहीं होती हैं। और इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर माइनर कोई भी सामान लेता है मेजर से तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर वो लेता है तो उसे वो चीज वापस करनी पड़ेगी। क्लियर है जी यहां तक। अब देखिए रूल्स रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर का एग्रीमेंट क्या होता है, एब्सोल्युटली वॉइड होता है एंड इज इनऑपरेटिव, यानी कि हम माइनर के अगेंस्ट कोई भी एग्रीमेंट ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, माइनर को हम किसी भी चीज के लिए धक्काशाही नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के खिलाफ कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के खिलाफ कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता है। हम माइनर को कभी नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया अब आप इसको एनफोर्स कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए केस लॉ, जो मैंने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का घोष आपको बताया है। A minor borrowed sum of money after mortgaging his property. Mortgage moved to the court for repayment of sum borrowed. Privy Council held that money advanced to minor could not be recovered because the agreement with the minor is a void one. ठीक है जी, तो मैंने आपको ये पूरा डिटेल में मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट देखिए, एग्रीमेंट बेनिफिशियल टू माइनर और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए कि ये एक ए पर्सन है और ये माइनर है और ये इसके फादर हैं। इसके फादर ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने एक फ्रेंड के नाम पे कर दी और कहा कि देखो मुझे तो कैंसर है, मैं तो मरने वाला हूं, तो मेरी ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने बेटे के नाम पे अभी तो कर नहीं सकता, वो माइनर है, इसीलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ये तुम्हें देके जा रहा हूं ताकि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी में से जो भी प्रॉफिट आए तुम मेरे बेटे के बेनिफिट के लिए खर्च कर सको। यानी कि हेयर माइनर इज अ बेनिफिशियरी, और अगर कल को ये इसका दोस्त, फादर का दोस्त कोई भी घपला करता है देन माइनर कैन स्यू अगेंस्ट हिम, बिकॉज अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर माइनर एक बेनिफिशियरी है, माइनर को बेनिफिट हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग इजीली एनफोर्स करा सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट देखिए, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है सही करना, रेटिफाइड का मतलब होता है सही करना। तो अब इसमें एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, तो मान लीजिए ए इज अ माइनर, ए जो है वो एक माइनर है, ए एक माइनर है और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से जो कि मेजर है। ठीक है जी, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो एक माइनर है और बी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब 4 दिन इन्होंने आज एग्रीमेंट किया 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है जी, अब 1 नवंबर 2020 को ए जो है वो उसका बर्थडे आ गया और वो मेजर हो गया। ठीक है, तो अब ए ने बी को कहा कि देख पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ही अपना चलता रहने देते हैं, अब तो मैं मेजर हो गया हूं, अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम कर ही सकते हैं।
बट द लॉ सेज दैट जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था आप एक माइनर थे, और जब आपने ये एग्रीमेंट किया था तब ये वॉइड था। तो यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही यानी कि वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो है, तो उसको आप मेजर होने पर भी आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, वैलिड नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाद में मेजर भी हो जाते हैं तो भी आप उसको वैलिड नहीं कर सकते हैं। सो जहां पे आपने माइनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी मेजॉरिटी के बाद भी आप उसको वैलिड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राइट ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर्स। एस्टॉपल क्या होता है, मान लीजिए कि ये ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और ये डी भी एक इनका फ्रेंड है जो कि माइनर है, ठीक है, जो कि माइनर है। अब एस्टॉपल का प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लीजिए ये ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और डी डेली इनकी शॉप पर जाता है, एक बार के लिए हम भूल जाते हैं कि ये माइनर है, हम एस्टॉपल का कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो अगर कोई भी पर्सन ई एक्स वाई जेड जब भी इनकी शॉप पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि चार लोग बैठे हैं और चारों आपस में सलाह करके हर काम करते हैं, ठीक है। बट पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी। डी इज नॉट अ पार्टनर, बट कोई भी कस्टमर आता है तो डी अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, यस आई एम ऑल्सो द पार्टनर इन दिस फर्म, और ए बी सी भी उसको ऐसा करने से नहीं रोकते हैं, उसके इस कंडक्ट के ऊपर उन्हें कोई एतराज नहीं होता है। तो इन केस अगर कल को इन तीनों के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और अगर ई पर्सन इस कंपनी को लोन दे देता है ये सोचकर कि डी भी तो इस कंपनी का पार्टनर है और डी बहुत अमीर है, अगर कल को कोई लॉस हो गया तो मैं डी से मांग लूंगा जाके, तो अगर वो इस डी की रिप्रेजेंटेशन पे इस फर्म को लोन दे देता है और कल को ये फर्म लोन चुका नहीं पाती है तो द डी पर्सन कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस because now the doctrine of estoppel has been implied against the D. डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहता है कि अगर आप कोई भी एक पर्सन है और उसके अंदर आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं and the other person acted on your representation and changed his position, then the D person cannot रिमूव हिज लाइबिलिटी फ्रॉम हिज हेड, तो वो अपने सिर से अपनी लाइबिलिटी नहीं उतार सकता है। अगर डी की जगह पे कोई माइनर होता तो हम एस्टॉपल का कंसेप्ट माइनर के अगेंस्ट नहीं लगा सकते थे, ठीक है जी, क्योंकि माइनर को हम किसी भी काम के लिए लाइबल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। देखिए ये एक कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने, ए जो एक माइनर है और जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, लेकिन ए के पास वर्थ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अगर किसी पर्सन ने माइनर को खिलाया पिलाया, उसको स्कूल भेजा, वो 4 साल का बच्चा था वो जब उसके माता पिता की डेथ हो गई, तो पर्सन को उस पर एक बी पर्सन ने ए को खिलाया पिलाया स्कूल भेजा बड़ा किया, आज वो एक 20 साल का ग्रोन अप मैन है, तो वो कहते हैं कि अब ये जो ए की प्रॉपर्टी है ना, इसमें से बी कुछ एक पैसे मांग सकता है, कुछ एक अपना शेयर मांग सकता है फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसिटीज टू द माइनर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों देगा, ये तो माइनर था, लेकिन आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टेट, सिर्फ और सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी ही लाइबल होगी शेयर के लिए। अगर माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये पर्सन कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो ये पर्सन उसमें से माइनर से कुछ पैसे मांग सकता है कि भैया मैंने तुम्हें 20 साल तक पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे पे पैसे खर्च किए, तो मुझे कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, माइनर एज अ पार्टनर। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर माइनर को एज एन क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आप माइनर को क्या कर सकते हैं, एज अ पार्टनर आप उसको रख सकते हैं, ठीक है जी, एज अ पार्टनर फॉर बेनिफिट्स ओनली। आप माइनर को सिर्फ पार्टनर रख सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स, लॉसेज के लिए ही विल नॉट बी लाइबल, ठीक है जी।
पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स ऑफ द माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट्स मेड बाय द माइनर। अगर आप जानबूझ के माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो कि कल को इसने तो पैसा देना नहीं, इसके माता पिता लाइबल हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स लाइबल हो जाएंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक उनकी कंसेंट से कोई काम नहीं किया गया तब तक उसके पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे। जब तक माइनर की कंसेंट से, माइनर के पेरेंट्स की कंसेंट से काम नहीं किया गया तब तक माइनर लाइबल नहीं किया जाएगा, ना ही उसके पेरेंट्स लाइबल किए जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइनर इंसॉल्वेंसी। माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो आप उसको कभी भी इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसने किसी का कर्जा ही नहीं देना तो हम उसको इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइनर एंड एजेंसी। एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो कहता है कि माइनर, आप कभी भी किसी भी माइनर पर्सन को एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आप किसी माइनर पर्सन को एज एन प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी पर्सन को एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, एज अ माइनर एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी पर्सन को एज अ प्रिंसिपल, जो लाइबल होता है हर एक्ट के लिए, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइनर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, ही कैन नॉट परचेज एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो एक माइनर किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। ही कैन नॉट बी अ लाइबल, क्योंकि हम उसको किसी भी पैसे के लिए लाइबल नहीं कर सकते, तो इसीलिए माइनर को हम लोग कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं बना सकते। ठीक है जी, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि माइनर के साथ हम किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर आज यहीं तक का था। हम लोगों ने माइनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने वो सारी की सारी डिस्कस करी हैं। ठीक है जी, उसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। द कोर्स एडू इज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन द 1 नवंबर। उससे पहले आपकी लाइव क्लासेस होंगी। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 5 सब्जेक्ट्स की आपकी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होंगी इन द इवनिंग 5 to 6:30। एंड उसके बाद आपका फर्स्ट को एक टेस्ट होगा आपका। जितने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे उतनी ज्यादा आपकी फीस कम कर दी जाएगी। सो प्लीज गो टू आवर साइट्स इन्फोमैथ्स ऑनलाइन। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है, कहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं। आप हमारी साइट पे जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदाउट फॉर्म फिल, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज गो टू आवर साइट इन्फोमैथ्स और वहां पे जाके आप साइट को देखिए। वहां पे हमने और भी बहुत सारे कोर्सेज अपने लॉन्च किए हुए हैं। सो प्लीज गो टू द साइट एंड सी ऑल द कोर्सेज एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।